राइज ऑफ मिलिटरिज्म इन जापान। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कई देशों में टोटलिटेरियन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ था, जिनमें से इटली और जर्मनी सबसे ज्यादा फेमस हैं। हिटलर और मुसोलिनी के राइज के बारे में तो अक्सर हमने कुछ न कुछ जरूर सुना और पढ़ा होता है, लेकिन सेम टाइम पीरियड में ही जापान में फॉर्म हुई मिलिट्री गवर्नमेंट के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं, जबकि जापान का रोल भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कम नहीं था। एशिया तक वर्ल्ड वॉर को लाने में तो जापान का ही सबसे बड़ा हाथ था, और यूएसए जैसी पावर भी वर्ल्ड वॉर में जापान की वजह से ही शामिल होती है। इसलिए जापान में मिलिटरिज्म के राइज की कहानी को जान लेना जरूरी हो जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। बैकग्राउंड। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने पर यानी कि 1918 में जापान की पोजीशन काफी स्ट्रांग थी। 1868 में शुरू हुए मेजी रेस्टोरेशन के साथ जापान एक मॉडर्न नेशन बनकर उभर चुका था। यहाँ रेलवेज, रोड्स और इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट शुरू हो गया था। साथ ही डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। जापान एक यूनिफाइड और सेंट्रलाइज्ड एम्पायर बन चुका था। जापान ने नेबरिंग टेरिटरीज कोरिया और मंचूरिया को भी ऑक्यूपाई कर लिया था। इसके लिए जापान को 1894-95 में चाइना के साथ और 1904-105 में रशिया के साथ युद्ध भी लड़ने पड़े थे। इस तरह फार ईस्ट के रीजन में जापान एक डोमिनेंट पावर बन चुका था। 1902 में ब्रिटेन के साथ एक मिलिट्री अलायंस भी साइन किया गया था, और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है तो जापान ब्रिटेन की साइड से ही वॉर में पार्टिसिपेट करता है। इस दौरान वो चाइना में मौजूद जर्मन कॉलोनीज और बेसेस को सीज कर लेता है। 1919 में हुई वेसाई पीस कॉन्फ्रेंस में भी जापान रिप्रेजेंट करता है। वो लीग ऑफ नेशंस का मेंबर भी बनता है और ऑफिशियली बिग 5 वर्ल्ड पावर्स के रूप में रिकॉग्नाइज किया जाता है। जापान के पास एक पावरफुल नेवी, वेल ट्रेन्ड और वेल इक्विप्ड आर्मी और चाइना के ऊपर गहरा इन्फ्लुएंस था। इकोनॉमिकली भी जापान को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से काफी फायदा हुआ था। जब यूरोप के देश आपस में फाइट करने में बिजी थे, जापान उस समय एलाइज को शिपिंग और गुड्स प्रोवाइड करता है और साथ ही ऑर्डर्स की पूर्ति करता है, स्पेशली एशिया में, जो वॉर की वजह से यूरोप के देश नहीं कर पा रहे थे। वॉर के समय जापानीज कॉटन क्लॉथ का एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट 3 गुना हो जाता है और उनकी मर्चेंट फ्लीट टनेज में डबल हो जाती है। और जब 1925 में सभी एडल्ट मेल्स को वोट करने का राइट मिलता है, तो ऐसा लगता है कि जापान अब डेमोक्रेसी की तरफ आगे बढ़ रहा है। लेकिन जल्दी ही ऐसी सभी होप्स टूट जाती हैं, क्योंकि 1930s की बिगिनिंग में ही गवर्नमेंट पर आर्मी अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश कर लेती है। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जापान में डेमोक्रेसी की जगह मिलिट्री डिक्टेटरशिप ने पावर अस्यूम की? आइए जानते हैं। Why did Japan become a military dictatorship? 1920s के दौरान कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं, जैसे कि इटली और जर्मनी में भी हुई थी, जिन्हें डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स सॉल्व करने में असमर्थ नजर आती हैं। आइए एक एक करके इन्हें देखते हैं। Influential elite groups began to oppose democracy. जापान में डेमोक्रेसी तुलनात्मक रूप से अभी नई ही थी। 1880s में ही एम्परर ने नेशनल असेंबली की डिमांड को मंजूरी दी थी। इसके पीछे उनकी सोच ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशन और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ने ही यूएसए और वेस्टर्न यूरोप के देशों को इतना सक्सेसफुल बनाया है। इसी सोच के साथ धीरे धीरे और ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम जापान में इंट्रोड्यूस किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्टेड लोअर हाउस का प्रोविजन था, जिसे डायट के नाम से जाना जाता था, लेकिन सिस्टम अभी भी पूरी तरह डेमोक्रेटिक नहीं कहा जा सकता था। एम्परर के पास काफी ज्यादा पावर्स थी। वो अपनी मर्जी से कभी भी डायट को डिसॉल्व कर सकता था। वॉर और पीस रिलेटेड डिसीजंस भी एम्परर ही लेता था। वो आर्म्ड फोर्सेस का कमांडर इन चीफ भी था और उसे सीक्रेट और इनवायलेबल समझा जाता था। हाँ, लेकिन डायट के पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज था, और वो ये कि डायट न्यू लॉज को इनिशिएट कर सकती थी, और इससे कैबिनेट को रियलाइज होता है कि वो अपनी मर्जी के अनुसार नहीं चल सकती थी, जैसे उन्होंने सोचा था। शुरू में तो सोसाइटी के एलीट ग्रुप्स गवर्नमेंट को फ्री रेन देकर संतुष्ट थे, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वो ज्यादा क्रिटिकल हो जाते हैं, खासकर आर्मी और कंजर्वेटिव्स, जो हाउस ऑफ पियर्स और प्रीवी काउंसिल में स्ट्रांगली इंट्रेंच्ड थे। वो गवर्नमेंट को कोसने का भी मौका नहीं छोड़ते थे। उदाहरण के तौर पर ये 1924 से 1927 तक
जापान के फॉरेन मिनिस्टर रहे बैरन शिदेहारा किजोरो को चाइना के प्रति कंसिलिएटरी अप्रोच अपनाने के लिए क्रिटिसाइज करते हैं। आर्मी चाइना में इंटरफेरेंस करने के लिए उतावली हो रही थी क्योंकि वहां सिविल वॉर चल रहा था और उन्हें लगता था कि शिदेहारा की पॉलिसी सॉफ्ट है। आर्मी के पास इतनी पावर थी कि उन्होंने 1927 में सरकार को गिरवा दिया और उसकी पॉलिसी को रिवर्स करवा दिया। इस तरह एलीट ग्रुप्स की ऑपोजिशन की वजह से जापान में डेमोक्रेसी कमजोर होने लगती है। इसके बाद आग में घी डालने जैसा काम करप्ट पॉलिटिशियंस करते हैं। करप्ट पॉलिटिशियंस, बहुत से पॉलिटिशियंस करप्ट थे और बड़े बिजनेसेस से अक्सर रिश्वत लेते थे। कई बार तो लोअर हाउस यानी कि डाइट में करप्शन चार्जेस को लेकर लड़ाई तक शुरू हो जाती है। इस वजह से सिस्टम के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं रह गई थी और पार्लियामेंट की प्रेस्टीज गिरती नजर आ रही थी। इन पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स में जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ऐड हो जाती हैं, तब सिचुएशन और ज्यादा सीरियस हो जाती है। द ट्रेड बूम एंडेड। वॉर के दौरान जापानीज ट्रेड को काफी मुनाफा हुआ, लेकिन यह बूम सिर्फ 1921 के मध्य तक ही कायम रहता है। इसके बाद यूरोप एक बार फिर रिवाइव करने लगता है और अपने खोए हुए मार्केट्स को रिकवर कर लेता है। जापान में बेरोजगारी और इंडस्ट्रियल अनरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है और इसी दौरान फार्मर्स को राइस के तेजी से गिरते हुए प्राइसेस की मार भी झेलनी पड़ती है, जो कि कुछ सालों से लगातार हो रही बम्पर हार्वेस्ट का नतीजा था। जब फार्मर्स और इंडस्ट्रियल वर्कर्स खुद को एक पॉलिटिकल पार्टी में ऑर्गेनाइज करने का प्रयास करते हैं, तो पुलिस उनका कठोरता के साथ दमन करती है। इस तरह फार्मर्स और वर्कर्स के साथ आर्मी और राइट धीरे धीरे पार्लियामेंट के प्रति हॉस्टाइल हो जाते हैं, जिसको मजबूती देने का काम 1929 का ग्रेट डिप्रेशन करता है। द वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस। 1929 में शुरू हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस ने जापान को काफी प्रभावित किया था। एक्सपोर्ट्स में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। बाकी देशों ने जापानीज गुड्स पर टैरिफ्स इंट्रोड्यूस या रेज कर दिए थे। सबसे ज्यादा असर रॉ सिल्क के एक्सपोर्ट पर हुआ था, जो कि ज्यादातर यूएसए जाता था। लेकिन वॉल स्ट्रीट क्रैश के बाद इस तरह की लग्जरीज का समय नहीं था और अमेरिकन्स ने रॉ सिल्क के इंपोर्ट्स को ना के बराबर कर दिया था, जिस वजह से 1932 तक इसका प्राइस 1923 के मुकाबले 1/5 से भी कम हो गया। ये जापानीज फार्मर्स के लिए एक और झटका था, क्योंकि आधे से ज्यादा फार्मर्स रॉ सिल्क और राइस के प्रोडक्शन पर ही निर्भर करते थे। जापान में गरीबी बढ़ने लगती है, स्पेशली नॉर्थ रीजन में, जिसके लिए फैक्ट्री वर्कर्स और फार्मर्स गवर्नमेंट और बिग बिजनेसेस को ब्लेम करते हैं। आर्मी के ज्यादातर रिक्रूट्स भी फार्मर्स ही थे। इस वजह से पूरी रैंक एंड फाइल के साथ साथ ऑफिसर क्लास भी वीक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के विरोध में खड़ी हो जाती है। बहुत से ऑफिसर्स जो फैशिज्म से काफी प्रभावित थे, लंबे समय से पावर सीज करने और स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करने की प्लानिंग कर रहे थे और उन्हें यह मौका 1931 में मंचूरिया में पैदा हुई सिचुएशन के दौरान मिलता है। द सिचुएशन इन मंचूरिया। मंचूरिया 30 मिलियन की पॉपुलेशन वाला चाइना का एक बड़ा प्रोविंस था, जहां जापान के वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेड इंटरेस्ट्स थे। लेकिन 1931 में चाइनीज यहां से जापानीज ट्रेड और बिजनेस को बाहर करने की कोशिश कर रहे थे, जो कि डिप्रेशन की मार झेल रही जापानीज इकोनॉमी के लिए एक गहरा झटका साबित हो सकता था। अपने इकोनॉमिक एडवांटेजेस को प्रिजर्व करने के लिए जापान की आर्मी यूनिट्स ने सितंबर 1931 में मंचूरिया पर हमला करते हुए उसे ऑक्यूपाई कर लिया और ऐसा करने से पहले उन्होंने गवर्नमेंट की परमिशन लेना भी जरूरी नहीं समझा। जब जापान के प्राइम मिनिस्टर इनुकाई ने इस एक्सट्रीमिज्म की आलोचना की, तो मई 1932 में आर्मी ऑफिसर्स के एक ग्रुप द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद उनके सक्सेसर ने आर्मी के एक्शंस को सपोर्ट करने में ही अपनी भलाई समझी और अगले 13 सालों तक आर्मी ने ही जापान को कंट्रोल किया। कंक्लूजन। इस तरह जापान में मिलिटरिज्म का राइज हुआ और फिर यहां भी इटली और जर्मनी जैसे मेथड्स को अडॉप्ट किया गया, जिसमें कम्युनिस्ट्स का सप्रेशन, विरोधियों की हत्या करना, एजुकेशन पर टाइट कंट्रोल एस्टैब्लिश करना, आर्मामेंट्स का बिल्डअप आदि शामिल था। इस दौरान जापान अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी भी अडॉप्ट करता है, जिसका एम एशिया में टेरिटरी को कैप्चर करना था,
जो कि जापानीज एक्सपोर्ट्स के लिए मार्केट का काम कर सकती थी। इसी एम को पूरा करने के लिए जापान 1937 में चाइना पर अटैक करता है और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी पार्टिसिपेट करता है।